So hello and Jai Hind student. Welcome once again to my channel Sir Tanurman. स्टूडेंट आज हम क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर द सुप्रीम कोर्ट देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं द जुडिशियरी अर्थात हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है। तो हमारे जुडिशियल सिस्टम को कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम। क्यों कहते हैं सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम, क्या इसका मीनिंग है? तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हेड ऑफ द एंटायर जुडिशरी सिस्टम बनाया गया है। अर्थात अगर एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर से समझें तो सुप्रीम कोर्ट को टॉप ऑफ द पिरामिड में पोजीशन दी गई है। सबके टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट्स जो कि पूरे हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है ना, और सबसे नीचे है लोअर कोर्ट्स जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के भी कहते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट is at the apex, is at the top of the judicial system. क्या करता है? It supervises and control the functioning of the other courts. और बाकी सारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स सारे किसके अंडर में काम कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर में काम कर रहे हैं। अब आता है a single civil and a criminal system operates throughout the country. हमारे देश में जो सिविल और क्रिमिनल सिस्टम है ना, वो भी क्या है? एक सिंगल है। इसीलिए हमारे देश की जुडिशरी को कहा गया है सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो आप क्वेश्चन ये पूछेंगे सर क्या कहीं डबल भी है क्या? यस, यूएस में है। यूएस में प्रोविंशियल अलग है और सेंट्रल अलग है, क्योंकि यूएस की जो इकोनॉमी है ना, वो दो साइड टाइप ऑफ सिटीजनशिप भी देती है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप भी अलाउड है ना, डबल सिटीजनशिप हमारे देश में नहीं है एक्चुअली। अब आता है क्या जरूरत है, why there is a need for a single integrated judiciary? क्यों एक सिंगल जुडिशरी की जरूरत है? आइए देखते हैं। पहला है रीजन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव मतलब होता है लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब पार्लियामेंट हो गया, लेजिस्लेचर हो गया। एग्जीक्यूटिव मतलब हो गया कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिनके पास पावर ऑफ एग्जीक्यूशन है ना। तो इन दोनों के पास जो कि सुपर पावरफुल है, इन दोनों के पास जो पावर है, कहीं ये ह्यूमन राइट्स को, हमारे राइट्स को क्या ना करें, दबा न दे, कुचल न दे, इसके लिए बनाया गया है सिंगल सिस्टम, ताकि हम इन सबसे बचे रहें। यस, नेक्स्ट है इट इज एसेंशियल फॉर द फेडरल सेटअप वेयर द पावर इज डिसेंट्रलाइज्ड। हमारा देश एक फेडरल सेटअप बिलोंग करता है। हमारी इकोनॉमी में यूनिटरी नहीं है, फेडरल सिस्टम है। अर्थात हमारी इकोनॉमी में स्टेट्स को पावर दिया गया है और स्टेट्स ने पावर सेंट्रल से लेकर कुछ डिस्ट्रिक्ट को और इवन विलेज को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, टू द स्टेट गवर्नमेंट टू द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, एंड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट टू द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखा पावर बढ़ा हुआ है। तो अगर कोई अपने पावर का मिसयूज करना चाहे किसी भी लेवल पे रह करके, चाहे वो सुप्रीम लेवल पे हो, मतलब सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे लोकल लेवल पे हो, तो कौन रोकेगा उसे? यस, हमारी देश की एक सिंगल इंडिपेंडेंट जुडिशरी रोक लेगी। नेक्स्ट है इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की डेमोक्रेसी बची रहे, हमारे देश में जो वोटिंग राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं हमारे, वो बचे रहें, तो जुडिशरी का सिंगल होना जरूरी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या हम कहना चाहते हैं इस पॉइंट से। अगर देश के जो सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर वो चाहे कि हम देश के राजा बन जाए, है ना, पार्लियामेंट में लॉ पास करके, तो क्या संभव है? जी नहीं। यस, मोदी जी भी चाहेंगे, है ना, कि वो एक देश में कानून पास करके, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पार्लियामेंट की मेजोरिटी है उनके पास, तो वो चाहे कि कानून पास करके अपने आप को राजा बना दें, किंग मोदी बना दें, और ताकि हमेशा के लिए क्या हो जाए, वो राजा बने रहें। तो ऐसा हमारे देश में नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है ऐसे किसी भी लॉ को क्या करेगी, नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। तो इसी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स भी हैं, है ना, राइट टू रिलीजन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, है ना, राइट टू लिविंग। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कौन बचाता है? यस, सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी तो हमारे राइट्स भी क्या हो जाएंगे, जो टॉप क्लास के लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पावर्स हैं, वो हमारे राइट्स को भी छीन सकते हैं। पर थैंक गॉड ऐसा हमारे देश में नहीं है। गॉट इट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हायर कोर्ट्स के पास इतना पावर है कि वो इनके खिलाफ भी जजमेंट दे सकती है, इनको भी जेल में कर सकते हैं, इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। अब आता है सबसे टॉप पे मैंने बताया कौन बैठा है,
सबसे टॉप पे जुडिशरी सिस्टम पे है कौन है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, जो सबसे बड़ा जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसका नाम क्या होगा? यस, चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द चीफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और कितने जजेस हैं? एंड नॉट मोर देन 30 अदर जजेस, सॉरी 33 अदर जजेस। इसका मतलब है चीफ जज के अलावा जो ज्यूरी ऑफ मेंबर ऑफ जजेस होंगे वो 33 और होंगे, है ना। ये डिसाइड कौन करेगा? 33 होंगे। इट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट एक्ट बनाकर उसे क्या कर सकती है? नंबर ऑफ जजेस को चेंज कर सकती है। 2019 में ऐसा ही एक एक्ट पास हुआ जिसमें पहले 30 मेंबर्स थे, अब 33 हो गए हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट चाहे तो नंबर ऑफ जजेस को क्या कर सकती है? अमेंड करके इंक्रीज भी कर सकती है, 33 के बियॉन्ड भी जा सकती है। करंटली 33 है। गॉट इट? चलो अब आगे क्वालिफिकेशंस एंड अपॉइंटमेंट। कैसे, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए अगर आप क्या बनना चाहते हैं? अगर जज बनना चाहते हैं। यस, आप ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो भविष्य में आगे जाकर के लॉयर बनना चाहते होंगे, जज बनना चाहते होंगे, तो आपके लिए एक तरीका है, ये आप क्वालिफिकेशंस याद करिएगा, ठीक है। चलिए, पहला तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो तो सब जानते हैं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। क्या? ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। अब नेक्स्ट क्या और क्या अगर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनना चाहते हैं? ही हैज बीन फॉर एटलीस्ट 5 years एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। आपको कम से कम क्या होना होगा? जज ऑफ द हाई कोर्ट बनना पड़ेगा, या 2 और मोर सक्सेसिव कोर्ट्स। अगर 2 या 2 से अधिक कोर्ट में भी आप जज हैं सक्सेसिव सेशंस में, टोटल कितना होना चाहिए? 5 years होना चाहिए एज अ जज। ये है एक कंडीशन। और मतलब होता है या तो आप ये कंडीशन पूरी कर दीजिए तो भी आप क्या बन सकते हैं? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में। और सेकंड चॉइस ये नहीं पूरी कर पा रहे हैं, ठीक है, आप जज ऑफ द हाई कोर्ट नहीं हो सकते हैं 5 साल के लिए। चलिए सेकंड चॉइस देता हूं। He has been for at least 10 years an advocate of the High Court। या तो आप क्या बन जाइए? लॉयर ऑफ द, एडवोकेट लॉयर होता है, वकील होता है, ठीक है ना, जो मुकदमा लड़ता है व्यक्ति वो वकील होता है, याद है ना। तो आपको क्या बनना पड़ेगा? एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट बनना पड़ेगा, या 2 और मोर ईयर्स तक सक्सेसिव कोर्ट्स में क्या होना होगा? 2 या 2 से अधिक कोर्ट में 5 साल तक आपको क्या बनना पड़ेगा? 10 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा? एडवोकेट बनना पड़ेगा। एडवोकेट लॉयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये एक और चॉइस है, इन तीनों में से कोई भी आप एक कंडीशन पूरी कर सकते हैं। इन तीनों क्वालिफिकेशंस में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आप पूरी करेंगे, देन यू आर क्वालिफाइड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगेन नेक्स्ट है, इफ ही इज इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट एज अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। अगर आप जज की ज्यूरी की मेंबर होने के नाते, जूरी क्या होता है मालूम है ना? जो जज के साथ जो मेंबर्स ऑफ कोर्ट ऑफ मेंबर्स होते हैं, है ना, जो सलाह देते हैं जज को, उसे मेंबर ऑफ ज्यूरी कहते हैं। तो अगर आप क्या हो? प्रेसिडेंट की नजर में एक अच्छे ज्यूरी मेंबर हैं, एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरी मेंबर हैं, तो भी आप क्या कर जाएंगे? यस, तो भी आप जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बन सकते हैं। याद रखिएगा ये तीनों चॉइसेस में और है, और मतलब होता है या तो ये पूरी कर लीजिए फर्स्ट, या सेकेंड, या थर्ड, याद रखिएगा, ठीक है। बट सिटीजन ऑफ इंडिया कंपलसरी है। नेक्स्ट, अब इनका अपॉइंटमेंट, ये पूरा है इनका क्वालिफिकेशन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनना चाहते हैं तो अब अपॉइंटमेंट, कैसे अपॉइंटमेंट होता है इनका? तो हर वो जज जो अपॉइंट हो रहा है उसे अपॉइंट कौन करने वाला है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मेरे कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा। क्या क्वेश्चन है मेरा? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? कंसल्ट करता है, सलाह करता है, किससे? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से सलाह करता है, जज ऑफ द हाई कोर्ट से सलाह करता है, और साथ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। तो 3 लोगों से उनको सलाह करनी होती है। किससे? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इन तीनों के कंसल्टेशन से तय करता है हु विल बी द जज ऑफ द हाई सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट, कभी कभी क्या होता है, जज अपॉइंट नहीं करना है, चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। तो जब चीफ जस्टिस अपॉइंट करना होता है तो अदर जजेस से कंसल्ट करते हैं, और अगर
अदर जजेस अपॉइंट करना होता है तो चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं। बट इट तो चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन विद द ऑल अदर मेंबर ऑफ द ज्यूरी। किसकी ज्यूरी मेंबर? सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरी मेंबर्स, हाई कोर्ट के ज्यूरी मेंबर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यूजुअली जो क्या होता है, प्रैक्टिस क्या होती है, कौन चीफ जस्टिस बनेगा अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होगा, सीनियर मोस्ट जो भी एडवोकेट होगा, द सीनियर मोस्ट जज, एडवोकेट नहीं, सीनियर मोस्ट जज इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 2 क्वेश्चंस पूछा है, लेसन्स के खत्म, वीडियो पे खत्म होने पे मैंने आपको ये दोनों जवाब देना है। सो बने रहिए अंत तक मेरे साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का क्या टर्म ऑफिस है? तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का टर्म 65 इयर्स है, इसका मतलब है इफ ही इज अपॉइंटेड एट द एज ऑफ 63, जैसे ही वो 65 पहुंचेगा क्या हो जाएगा, उसका टर्म खत्म हो जाएगा। बट तो 65 इयर्स उसकी एज ऑफ रिटायरमेंट है। इन केस वो खुद ही रिजाइन कर दें तो भी क्या हो सकता है, उसका ऑफिस खत्म हो जाएगा। पर रिजाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? यस, उसको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ने, तो वो प्रेसिडेंट को ही क्या करेगा, प्रेसिडेंट को ही क्या करेगा, रेजिग्नेशन लेटर लिखेगा। गॉट इट? ही शुड राइट द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी तक हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम की हायरार्की का टॉप मोस्ट कोर्ट है, अर्थात देश का सबसे पावरफुल कोर्ट, सबसे सुप्रीम कोर्ट कौन है? यस, सुप्रीम कोर्ट खुद है। यस, तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन है हायरार्की में? यस, हाई कोर्ट। हर स्टेट में अपना एक हाई कोर्ट है ना? यूपी का हाई कोर्ट कहां पर है? यस, इलाहाबाद में। गॉट इट? तो हर स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट है ना? और हाई कोर्ट के नीचे कौन काम करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहां पर है? हर डिस्ट्रिक्ट में है। अब वो चाहे वाराणसी हो, चाहे बलिया हो, चाहे दिल्ली हो, हर डिस्ट्रिक्ट के अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं। गॉट इट? अब आता है इस हायरार्की पे जिसको मैंने डिस्कस किया, आप अपने स्कूल में भी देख सकते हैं। हाँ, चलिए समझना चाहते हैं? आपके प्रिंसिपल हैं सबसे टॉप में स्कूल में। गॉट इट? सारे फाइनल डिसीजन किनको लेने होते हैं? यस, प्रिंसिपल को लेने होते हैं। तो प्रिंसिपल है आपके सुप्रीम कोर्ट। प्रिंसिपल्स के नीचे वाइस प्रिंसिपल्स और कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो ये वाइस प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर्स कौन है? यस, हाई कोर्ट है ना? जूनियर विंग के कोऑर्डिनेटर, सीनियर विंग के कोऑर्डिनेटर, है ना? सब जूनियर विंग के कोऑर्डिनेटर्स। तो ये लोग कौन है? यस, ये लोग हाई कोर्ट की तरह हैं। किनके नीचे काम करते हैं? ठीक प्रिंसिपल के नीचे काम करते हैं। और उनके नीचे कौन है? क्लास टीचर, जो आपको क्लास में माइंड कर रहे हैं। तो जो आपके क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ये लोग कौन है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। गॉट इट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके अंदर में है? ऑब्वियस बात है, कोऑर्डिनेटर के अंदर में है ना? मतलब कि हमारे केस में हाई कोर्ट्स में है। अच्छा, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी कुछ है क्या? हाँ, है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे आता है विलेज पंचायत, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, वहां पर भी डिस्कशन होता है। तो ये कोर्ट सबसे लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, इनको लोअर कोर्ट्स कह सकते हैं। अब तुम कहोगे सर टीचर के नीचे कौन है जो सुपरवाइज और वर्किंग देखता है? यस है, सोच के देखो, आपके क्लास का मॉनिटर। गॉट इट? तो मॉनिटर भी एक तरह का क्या है? एक तरह का लेवल ऑफ कोर्ट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हायरार्की है। और हमारे देश में कौन सा सिस्टम फॉलो होता है जुडिशरी में? यस, एंड सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉलो होता है हमारे देश में। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो जो सुप्रीम कोर्ट पे बना था पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाएं उसको भी जरूर देखें, आपको आगे ये कंसेप्ट समझ में आए। और जो मेरे फ्रेंड्स जो आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन तो एकदम ही ना भूलें प्रेस करना। चलिए लेट्स बिगिन। तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है उसे अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, बट उसको निकालते किस प्रोसेस से हैं? क्या उनको रिमूव कर सकते हैं? यूजुअली तो उसको रिमूव कर नहीं सकते हैं, बट यस ही मे बी रिमूव्ड। कैसे? उस प्रोसेस का नाम है इंपीचमेंट। अब इंपीचमेंट क्या होता है? अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट मे बी रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट।
तो अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा तो रिमूव कर देंगे। अब प्रेसिडेंट क्यों ऑर्डर देगा, उसी ने तो अपॉइंट किया था इसको, है ना। हो सकता है जज ने प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई बात कही हो, उसके खिलाफ कोई फैसला सुना दे, तो नहीं, ऐसे प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चलेगी, ऐसे ही प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं रिमूव, बट उसके पास क्या होना चाहिए, ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर। क्या होना चाहिए उस जज के खिलाफ, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, अर्थात वह काबिल नहीं है जज बनने के, ये अगर प्रूव होगा तभी करेंगे। अच्छा, इस ऑर्डर, इस प्रेसिडेंट के ऑर्डर को प्रेसिडेंट ने कैसे दिया, आओ देखते हैं। एन ऑर्डर पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब है लोकसभा और राज्यसभा में मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं, अगर उनमें से 2/3 मेंबर, यस, क्या करना पड़ेगा, एक बिल पास करना पड़ेगा, एक ऑर्डर पास करना पड़ेगा दोनों ही हाउसेस में, याद रखिएगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। कितने से, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर ये बिल पास हो जाएगा तभी एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट निकाला जा सकेगा, जो कि ऑलमोस्ट वेरी डिफिकल्ट टास्क है। आज तक 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी, है ना, इन पे ये इंपीचमेंट का प्रोसेस चालू किया गया था, बट किसी वजह से वो पूरा नहीं हो पाया था। 1993 मई 1993 की बात है, बट वो हो नहीं पाया। गॉट इट? इसका मतलब उनको हम लोग रिमूव नहीं कर पाए जस्टिस वी रामास्वामी को, क्योंकि उसको मेजॉरिटी नहीं हो पाई पार्लियामेंट में। अब आता है कैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कैसे हम देखें कि जुडिशियल सिस्टम हमारा देश का क्या हो, किसी से डर के ना रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है ना, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बहुत पावरफुल है, या कोई बड़ा लीडर है ना, वो बहुत पावरफुल लीडर है, तो कोर्ट उनसे डर के अगर रहेगा, कोर्ट अगर उनके खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा क्योंकि वो इतने पावरफुल है, उसको निकाल सकते हैं, उसकी सैलरी कम कर सकते हैं, या और भी उनको कुछ खतरा हो, तो ये सारे खतरे से वो आजाद है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर। न तो पार्लियामेंट उस पर डायरेक्ट कंट्रोल कर पा रही है, और न तो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जिनके पास पावर होता है, गॉट इट? तो न तो फाइनेंस मिनिस्टर न कोई और बड़े मिनिस्टर्स क्या कर नहीं पाएंगे, पार्लियामेंट को, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाए। अपॉइंट कर सकते हैं, बट वो जज उनके खिलाफ भी फैसला दे सकता है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, अगर देश की न्याय प्रक्रिया, अगर देश का जुडिशियल सिस्टम डर के काम करेगा तो इम्पार्शियलिटी नहीं हो पाएगी, देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा बच्चों। इसीलिए जज किसी से नहीं करते हैं, क्योंकि दे नो दैट दे आर इंडिपेंडेंट। अपॉइंटमेंट के बाद अब वही जो अपॉइंट किए वो भी उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं। आइए, सबसे पहला आता है पॉइंट, कैसे पता चला कि इंडिपेंडेंट है, तो मैंने पहला ही बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ जज। तो जज का अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जजेस को अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इन कंसल्टेशन विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखा, इतने लोग कंसल्ट करते हैं तब होता है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ जजेस। मैंने बताया टेक्निकली रिमूवल ऑफ जजेस इज नॉट पॉसिबल, बट यस, एक प्रोसेस बनाया गया है, नाम बता दिया मैंने क्या है प्रोसेस ऑफ रिमूवल, यस, इंपीचमेंट है। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट को भी इंपीचमेंट के प्रोसेस से ही रिमूव किया जा सकता है, बट नॉर्मल लाइफ में जब तक वो रिटायर नहीं कर जाएंगे, रिटायरमेंट की एज क्या बताई थी मैंने, क्या बताई थी, 65, शाबाश, वेरी गुड। तो 65 रिटायरमेंट की एज है, 65 से पहले उनको आप रिमूव भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। यस, अगेन उनका टेन्योर, उसका टाइम ड्यूरेशन, उसकी पोस्ट क्या है, सिक्योर है, आप उसको निकाल नहीं सकते जब तक वह खुद रेजिग्नेशन न दे दे। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ सैलरी एंड सर्विसेज। यस, अगर हम लोग जज को डरा दें कि सुनिए मैं मोदी हूं या मैं बड़ा मिनिस्टर हूं, अब सुनिए मैं आपकी सैलरी घटा दूंगा अगर आप मेरे खिलाफ फैसला सुनाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है जज को, नो नीड टू फियर। क्यों? क्योंकि न तो उनकी सैलरी न तो उनकी सर्विस कंडीशंस को छीना जा सकता है। उनको जो पर्क्स मिले हैं, उनको जो गाड़ी मिली है, घर मिला है, सरकारी सुरक्षा मिली है, ये कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इसको किससे निकाला गया है, इस फंड्स को लिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI।
ये कैसा फंड होता है? ये एक फंड होता है जिस पर पार्लियामेंट डिबेट भी नहीं करती है। इस पे ट्रांसफर्ड पैसा डायरेक्टली निकाल के किसके चला जाता है अकाउंट्स में? यस, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में चला जाता है। इसीलिए उनकी सैलरी क्या है? यस, सिक्योर है, सेफ है। नेक्स्ट, फ्रीडम टू अनाउंस एनी डिसीजन और एनी डिक्रीज। जज के पास पावर है, वो किसी भी डिसीजन को ले सकता है, किसी भी डिग्री को, डिग्री मतलब होता है ऑर्डर ऑफ लॉ, को अनाउंस कर सकता है। ही नीड नॉट फियर एनी वन। वो हो सकता है अगेंस्ट द पार्लियामेंट हो, वो हो सकता है अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव्स हो, तो भी वो दे सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दिए गए फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हिज डिसीजंस आर फाइनल, ठीक है, नोबडी कैन चैलेंज हिज अथॉरिटी। नेक्स्ट आता है, 6th पॉइंट है पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट शब्द का मतलब होता है कोर्ट की बदनामी करना, कोर्ट के साथ, कोर्ट में कोई मिसबिहेव करना। तो अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, कोर्ट की बेइज्जती करता है, कोर्ट की बदनामी करता है ना, या मिसबिहेव करता है जजेस के साथ या लॉ सिस्टम के साथ, तो उसके खिलाफ पनिशमेंट भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। उस पनिशमेंट का नाम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें कम से कम 6 महीने की सजा, जेल होती है, और फाइन विच में एक्सटेंड टू मेनी लैक्स। देखा, तो ये पावर है। इससे पता चलता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम कैसा है, इंडिपेंडेंट है। गर्व से कहना चाहिए हमें, यस, कि हमारे देश की इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। नेक्स्ट, जुडिक्शंस। अब जो टॉपिक है वो है जुडिक्शंस एंड पावर। तो एक वर्ड आ रहा है जुरिस्डिक्शन। पावर तो आप जानते हैं क्या होता है, जुडिक्शन का मतलब क्या होता है, आओ देखते हैं। जुडिक्शन इज द पावर that the court of law exercises to carry out the judgment and enforce them. अगर मेरी भाषा में समझेंगे, आम भाषा में समझेंगे, इस टेक्निकल वर्ड्स को हटा देते हैं यहां से। जुडिक्शन इज द अथॉरिटी विच द कोर्ट्स हैव ओवर टेकिंग डिसीजन। किसी फैसले को लेने के क्या हद तक फैसला ले सकती है, कहां तक वो फैसला सुना सकती है, इसकी डिसीजन मेकिंग पावर का नाम रखा गया है, यस, जुरिस्डिक्शन। अब आता है जुरिडिक्शन के टाइप्स। सबसे पहला टाइप हम बताने जा रहे हैं आपको, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कैसा जुरिडिक्शन है ये? कैसा है ये? ओरिजिनल, अर्थात ये वो पावर है जो कोर्ट पहली बार में ही, पहले इंसिडेंस में ही, पहले इंस्टेंस में ही लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पावर टू हियर एंड सॉल्व अ डिस्प्यूट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। गॉट इट? इसका मतलब है पहली बार ही आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां है, किसने बोला दिल्ली? शाबाश, वेरी गुड, तालियां तुम्हारे लिए। गॉट इट? तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, पहले ही क्या कर सकती है, पहले ही इंस्टेंस में डायरेक्टली लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकते हैं। ऐसे पावर का नाम रखा गया है ओरिजिनल जुडिक्शन। अर्थात आपको किसी लोअर कोर्ट में जाने की, है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे जाके सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं। ऐसा सब केस में नहीं होता है, गॉट इट? कुछ केसेस में है, मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। तो उस जुडिक्शन को कहते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल्स ऑफ ओरिजिनल जुडिक्शन का एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास सेंट्रल स्टेट या इंटर स्टेट डिस्प्यूट। इसका मतलब है अगर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी चीज पर लड़ाई हो जाए तो यस, तो आप कहां जाएंगे? क्योंकि सेंट्रल स्टेट दोनों के बीच में तो कोई ऐसी कोर्ट होनी चाहिए जो दोनों के ऊपर हो, सुप्रीम कोर्ट है। या कोई इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो। आपने कावेरी वाटर डिस्प्यूट सुना है ना? कावेरी एक नदी है जो केरला, कर्नाटक, है ना, इन स्टेट्स में जाती है। तो कावेरी का पानी कर्नाटक वाले रोक ले रहे हैं ताकि केरला वालों को पानी ना मिल सके। नतीजा क्या हो गया है? उन लोगों ने केस कर दिया है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स इन स्टेट्स के बीच में है। तो अब इन स्टेट्स कहां जाते हैं? यस, सुप्रीम कोर्ट में। आपने एक और केस सुना होगा, बाबरी मस्जिद केस, सुना है नाम ऐसा, जहां पर राम मंदिर बनाया जा रहा है। तो इस केस को भी किसने सुना पहले? सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्टली फर्स्ट इंस्टेंट में ही
कहां चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। इसीलिए इनको कहते हैं ओरिजिनल। कुछ और एग्जांपल है, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जाए तो भी वो इंडिविजुअल भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स 6 होते ही है ना? राइट टू रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, याद है ना? राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, याद है? तो इन फंडामेंटल राइट्स में से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स चाहे गवर्नमेंट ही क्यों न ले ले आपसे, तो भी आपके पास पावर है, आप उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स। कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लोअर कोर्ट से भी केसेस अपने पास ट्रांसफर करा लेती है। और या तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई मैटर, कोई केस ऐसा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, अर्थात इट्स अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच द कंट्री इज गवर्न। अर्थात देश में पूरी सरकारें कैसी चल रही हैं, कैसे चुनाव हो रहा है ना, कैसे न्याय सिस्टम बना है, कैसे पार्लियामेंट काम करेगी, ये सारा किसके अंदर लिखा है? किसमें लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बदलाव करना है, उससे रिलेटेड कोई चेंजेस लाना है, उसको इंटरप्रेट करना है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकती है? डायरेक्टली फैसला ले सकती है। नेक्स्ट अब आता है, तो पहला टाइप मैंने बताया अपीलेट, सॉरी ओरिजिनल। सेकंड टाइप हम बताने जा रहे हैं अब अपीलेट जुरिडिक्शन। जैसा कि नाम लिखा है, अपील करना। अपील मतलब होता है किसी के खिलाफ क्या करना? शिकायत करना। तो अब कब हो पाएगा? कई बार क्या होता है, लोग लोअर कोर्ट्स में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और वहां के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो वो कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर। कौन है? शाबाश, तुमने कहा, गुड, तुमने जो मन में सोचा हाई कोर्ट एकदम करेक्ट है। अब हाई कोर्ट से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब कहां जाएंगे आप? करेक्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अपील सुनने का, इसीलिए नाम है अपीलेट जुरिडिक्शन। तो पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील अगेंस्ट द जजमेंट गिवन बाय एनी कोर्ट इन द कंट्री। देश की किसी भी कोर्ट के खिलाफ क्या देते हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो उनके खिलाफ अपील सुन सकता है। उनके जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब कुछ एग्जांपल इसमें है। अगेन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हो सकते हैं, कुछ कानून से जुड़े, कौन से जुड़े मामले हो सकते हैं, कुछ सिविल केसेस से जुड़े मामले हो सकते हैं, और कुछ क्रिमिनल केसेस से जुड़े भी मामले हो सकते हैं। अब ये सिविल और क्रिमिनल वर्ड बहुत बार आएगा आपको। जानते हैं सिविल क्या होता है, क्रिमिनल क्या होता है? अच्छा, दोज केसेस विच आर रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, रिलेटिंग टू मनी मैटर, रिलेटिंग टू फैमिली रिलेशंस इज कॉल्ड एज अ सिविल केस। क्या मतलब? हाँ, अगर आपका किसी से हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाए तो वो कहां जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा? नहीं, वो एक सिविल केस है। सिविल केस आर दोज विच डील्स विद द सिविल राइट्स। समझ गए ना? अब ऐसे केसेस में दो टाइप के होते हैं, दो कारण हो सकते हैं जब सुप्रीम कोर्ट सिविल केसेस का सुनेगा अपील। ऐसा तब व्हेन इट इज ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, अर्थात उस केस में कुछ ऐसी बात है जो जनरली सबके लिए लागू होती है। आपने शायद सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सिविल केस में एक फैसला सुनाया कि गर्ल चाइल्ड को भी फादर की प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए। सुना है आपने वाला केस? यस, तो वो एक सिविल केस है। देखा ना, प्रॉपर्टी में शेयर करने वाला हिस्सा है ना? और या तो व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, तो वो सुप्रीम कोर्ट सिविल केस मानकर उसका अपील सुन सकती है। और कभी कभी क्या होता है, क्रिमिनल केसेस, एक ऐसे केस जिसमें ऑफेंस क्या होता है, हाइनियस नेचर का होता है, अर्थात अपराध की श्रेणी में आता है। किसी का मर्डर कर देना, किसी को डकैती कर देना, किसी को मार डालना, किडनैप कर देना, डाका डाल देना, ये कैसा केस है? शाबाश, ये क्रिमिनल केस है। गॉट इट? तो इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स अप्लाई होती हैं। तो क्रिमिनल केसेस भी दो टाइप के होते हैं, विदाउट द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट और विद द सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। इन दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? यस, विद या विदाउट द केसेस में सुप्रीम कोर्ट इसका अपील सुन सकती है। गॉट इट? फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या काम करती है सुप्रीम कोर्ट? तो
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट करती है। मैंने बताया ना देश की सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट कौन सी है? यस, सुप्रीम कोर्ट है। तो ओरिजिनल जुडिक्शन क्या करती है? तो मैंने कहा था अगर कोई सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, तो कहां पे डिस्प्यूट सॉल्व होगा? अगेन सुप्रीम कोर्ट में होगा। या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो तो अगेन कहां सॉल्व होगा? सुप्रीम कोर्ट में। ऑन अपील भी कर सकती है, यस, सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलेट जुडिक्शन का भी पावर है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दूसरे कोर्ट से जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उस कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ अपील कर सकता है। एक और भी फंक्शन है, वो है अपील बाय स्पेशल लीव। यस, ये जो स्पेशल लीव है ये आर्टिकल 37 में दी गई है। तो आर्टिकल 37 में बताया कि सुप्रीम कोर्ट कैन अलाउ लीव टू अपील अगेंस्ट जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इन इंडिया। भारत के किसी भी कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ आप अपील करना चाहते हैं, ये सर्टन कंडीशंस पे, सर्टन सर्कमस्टेंसेस पे सुप्रीम कोर्ट ऐसा परमिशन दे सकती है, उसके पास ऐसा पावर है। क्या है आर्टिकल? आर्टिकल 137। अब आता है सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का। यस, क्या मतलब है? तो जो हमें राइट मिले हुए हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए, राइट टू रिलीजन, है ना, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास। उन फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई एग्जीक्यूटिव, कोई लेजिस्लेचर, अर्थात कोई भी पावरफुल व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना, इवन प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, अगर वो हमारे उस फंडामेंटल राइट्स को छीनना चाहते हैं तो हम लोगों के राइट्स की रक्षा करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। शाबाश। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कर लेगा? उसके पास क्या कोई जादू की छड़ी है? हाँ, उसके पास जादू की छड़ी है। क्या वो छड़ी का नाम है? उस छड़ी का नाम है रिट। WRIT। क्या बोलते हैं इनको? रिट्स। WRIT, रिट। रिट स्टैंड्स फॉर रिटन ऑर्डर बाय अ हायर कोर्ट। ठीक है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिखित में दिया गया आदेश। कब देगी? मैंने बताया जब हमारे कोई फंडामेंटल राइट्स कोई एनक्रोच कर लेगा, कोई जोर जबरदस्ती से छीन लेगा। 5 रिट्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है। रेडी? हेबियस कॉर्पस, जैसा कि नाम है HABEAS। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, अगर किसी अथॉरिटी ने किसी को कब्जे में कर रखा है, किसी को किडनैप कर रखा है, किसी को जोर जबरदस्ती से अपने पास बैठा रखा है, उसको जाने नहीं दे रहा है, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, उसे उसको वापस लौटाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा रिट इश्यू कर सकती है। नाम है हेबियस कॉर्पस। क्लियर है? सेकेंड, मेंडेमस, जैसा कि नाम है मेंडेमस, जिसका मतलब होता है दी ऑर्डर। इसका मतलब कई बार क्या होता है, कुछ अथॉरिटीज, कुछ गवर्नमेंट के पोस्ट के व्यक्ति अपने काम को प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट का व्यक्ति काम न करता है, तनख्वाह भी पूरी ले लेता है। हो सकता है कि उसकी जो पोजीशन है उसकी वजह से ऐसा वो कर रहा हो, तो वो काम कब करेगा? अगर कोई उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करवा ले, है ना, तब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उसे ऑर्डर देती है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। यूजुअली ऐसा गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है। गॉट इट? नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। नाम नहीं समझ में आ रहा है? प्रोहिबिट मतलब किसी चीज को मना कर देना, डिसअवॉइड कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो लोअर कोर्ट्स को किसी भी पर्टिकुलर केस में प्रोहिबिट कर सकती है कि यह केस आपके जुडिक्शन के बाहर का केस है, इसे आप रोक दीजिए और इसे मेरे पास भेज दीजिए, इसका फैसला, इसका जजमेंट मैं करूंगा। गॉट इट? तो प्रोहिबिशन मींस स्टॉप प्रोसीडिंग केस। क्या ना करिए, इस केस को अपने आप मत चलाइए, प्रोसीड मत कराइए, क्योंकि इट मे बी बियॉन्ड योर पावर्स, सो यू हैव टू गिव दिस केस टू मी। गॉट इट? नाम है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन से मिलता जुलता है सेर्टिओरेरी। सेर्टिओरेरी क्या है ना?
सुनने में बड़ा अजीब वर्ड है, बट सेटियोलॉजी मीन्स होता है टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा केस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस होता है, कुछ ऐसा लीगल मैटर होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरेस्टेड होती है यह जानने के लिए कि इसका जजमेंट क्या आने वाला है। तब वो लोअर कोर्ट्स को क्या करती है, ऐसा सेरिटोरी का ऑर्डर दे देती है। इट इज अ ऑर्डर गिवन बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट डिमांडिंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस ऑफ द प्रोसीडिंग्स गोइंग ऑन। वो मुकदमा ये नहीं करेगी कि मुझे ट्रांसफर कर दो, ना 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 ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा इस बारे में। प्रोहिबिशन में तो ऐसा कहा था क्या, ये मुकदमा अपने पास बंद करके मेरे पास दे दीजिए, पर सेरिटोरी में ऐसा नहीं कहती है। उसमें कहती है आप बस मुझे इन्फॉर्म करते रहिए कि क्या हो रहा है इस केस में। एक तरह से विजिलेंट हो जाती है, उस पर नजर रखती है। नेक्स्ट आता है क्यू वारंटो। यस, क्यू वारंटो वर्ड का मतलब होता है बाय व्हाट ऑर्डर। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी गवर्नमेंट की पोस्ट पर, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठा हुआ है और वह उस पोस्ट के काबिल नहीं था, हो सकता है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, हो सकता है कोई व्यक्ति है जो रेल मंत्री का भांजा है, ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूं, रेल मंत्री का भांजा है, ठीक है। अब रेल मंत्री ने कहा मेरे भांजे को बना दो स्टेशन मास्टर। अब वो पढ़ा था, अंगूठा छापता हुआ लड़का, ध्यान सुनना मेरी बात को। रेल मंत्री ने अपने भांजे को, जो कि अंगूठा छापी उन्होंने, अनपढ़ लड़का था, 10th पास नहीं था, उसको बना दिया क्या, जाओ स्टेशन मास्टर तुम बन जाओ, भाई मैं रेल मंत्री हूं, मेरी वजह से जाओ बन जाओ। तो उसके पास तो रेल मंत्री के पास पावर है, बन गया वो। बट आपने उसका एग्जाम दिया, आप बहुत हद तक क्वालिफाइड थे, आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर दिया, इंटरव्यू क्वालिफाई कर दिया, आपको नौकरी नहीं मिली वाली स्टेशन मास्टर की। आपको पता चला अरे रेल मंत्री का भांजा बन गया है, ये कैसे हो गया, मैं इतना डिग्री मेरे पास है, मेरे पास सर्टिफिकेट्स हैं, हाँ मैं इतना कैपेबल आदमी हूं और मेरे बदले इसको दे दिया गया। यस, तब आप उसके खिलाफ कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा, क्यू वारंटो जारी करेगा। ये पता लगाने के लिए जारी करेगा उस पर्सन से कि आप स्टेशन मास्टर किसके ऑर्डर से बने, प्रूफ दिखाइए मुझे यार, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो जाए कि वो उस पोजीशन के लायक है कि नहीं है। गॉट इट? तो दीज आर द रिट्स, WRIT और रिटर्न ऑर्डर्स, जिससे हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा हो सकती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ और जुडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देखते हैं। एक जुडिक्शन है एडवाइजरी जुडिक्शन। एडवाइस मतलब होता है सलाह देना, ओपिनियन देना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को क्या कर सकती है, क्वेश्चन ऑफ लॉ पे, क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पर सलाह दे सकती है। अब यह अलग बात है कि जब प्रेसिडेंट उस सलाह को माने या ना माने, इट इज नॉट बाइंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, किसी पब्लिक ओपिनियन पर, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, किसी पब्लिक इंपॉर्टेंस की टॉपिक पर क्या कर सकता है, सजेशन सुप्रीम कोर्ट से मांग सकता है। गॉट इट? एंड सुप्रीम कोर्ट वो जो ओपिनियन दे रही है वो बाइंडिंग नहीं है, कंपल्सरी नहीं है प्रेसिडेंट को मानने की। नेक्स्ट, रिवाइजरी जुरिडिक्शन। जैसा कि नाम लिखा है, रिवीजन करना। रिवीजन का मतलब क्या होता है, आपने अपने एग्जाम को, पेपर्स को कर लिया और अब आप क्या कर रहे हो, अपने ही पेपर का रिवीजन कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे चेक कर रहे हो कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है ना, अपने ही आंसर्स को चेक कर तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं, अगर मिस्टेक हो तो करेक्ट कर देते हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी ऐसा पावर है। क्या करने का पावर है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले को रिव्यू कर सकती है। रिव्यू, फिर से देखना, फिर से चेक करना, कहीं कोई एरर, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं आ गई है। गॉट इट? इसीलिए इसका नाम रखा गया है रिवाइजरी जुडिक्शन। आर्टिकल 137 अलाउज, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 137 अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स जजमेंट, अपने ही जजमेंट को, अपने ही दिए गए फैसले को दोबारा वो पुनर्विचार कर सकती है इफ देयर इज एनी मिस्टेक और एन एरर दैट हैज बीन मेड। भाई गलती तो इंसानों से ही होती है, तो कहीं कानून द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई उस जजमेंट देने में, उसका भी सुधार हो सकता है।
इसका नाम है, इस पावर का नाम है यस रिवाइजरी जुडिक्शन। अच्छा, ऐसा कैसे कर सकती है, क्यों जरूरी है इसको रिवाइज? अरे हो गया, फैसला दे दिया, भूल जाओ भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला तो भूल जाओ नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी जजमेंट देती है वह एक रिकॉर्ड में मेंटेन हो जाता है। उसके हर एक फैसले का एक रिकॉर्ड बनता है जो फ्यूचर में एज अ प्रूफ के रूप में काम आता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कई बार कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड इट्स डिसीजंस आर यूज्ड एज प्रूफ इन अदर केसेस। एक एग्जांपल समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मर्डर के केस में किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा दे दी। ऐसे XYZ केस एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को मर्डर के केस में क्या दे दिया, 5 साल की सजा दी, ये हादसा हुआ था, ठीक है। अब दोबारा जब कहीं भी पूरे भारत में वो उस टाइप का कोई हादसा होगा तो वो चाहे कोई भी कोर्ट हो, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, वहां पर यही सेम फैसला सुनाया जाएगा अगर उसी कंडीशन में सारी बातें हुई तो। अगर केस उसी नेचर का है तो वही सेम फैसला सुनाया जाएगा। क्या कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने फला फला फैसले में फला फला जजमेंट दिया था। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले प्रूफ के रूप में, एविडेंस के रूप में, टेस्टिमनी के रूप में आगे काम आते रहते हैं। अब बार बार जब जब इस तरह का कोई भी केस होगा, यही बार बार केस सुनाया जाएगा कि उसको इसमें ऐसा फैसला दिया गया था, अब भी ये फैसला दिया जाएगा। सो इट इज रिकॉर्डेड एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को किसी भी और कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फाइनल है उसका जजमेंट। नेक्स्ट आते हैं जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि नाम लिखा है रिव्यू। अब क्या होगा, जो देश का कानून बनाने वाली संस्था है वो है पार्लियामेंट। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और वो कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल निकला, वह कानून ऐसा निकला जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है, किसी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को नहीं बनने देगी। वहीं पे क्या कर देगी, यस, नल एंड वॉइड, अल्ट्रा वायरस घोषित कर देगी। गॉट इट? सो इट इज द इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देश के संविधान का फाइनल पावर किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट उस कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना फैसला सुना सकती है ना। एंड दिस डिसीजन इज फाइनल। जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उसे पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा, इवन वो लॉ पास हो जाता है तो भी। एक एग्जांपल से कहते हैं, अपने मन से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर, पार्लियामेंट ने आदेश पास कर दिया, मोदी जी के पास पावर है ना, मेजॉरिटी है गवर्नमेंट में। अब मोदी जी ने एक लॉ बना दिया कि रात को 8 बजे के बाद एनी बॉयज हु इज फाउंड, यस तुम लोग को जो कह रहा हूं, जो मेरा लेसन सुन रहे हैं, एनी बॉय हु इज फाउंड आउट ऑफ द हाउस विल बी शॉट, गोली मार देगी। अरे बाप रे, ये कैसा राइट है, ये कैसा फैसला है पार्लियामेंट का? तुरंत क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा क्या? पुलिस गोली मार देगी क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। आपसे ये आपका राइट कोई नहीं छीन सकता है। ये कानून में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हमारे पास फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट पास कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, अर्थात इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा देश पे। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले फाइनल होते हैं देश के लिए। दिस पावर, इस पावर को क्या नाम दिया गया है कि वह कानून को भी क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, सरकार के भी फैसले को फिर से क्या कर सकती, बदल सकती है। दिस पावर इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। ओके, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इसको रिव्यू करने का। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो हम जान चुके हैं, फिर से रिपीट करते हैं। पहले भी मैंने बताया कि जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर प्रूफ एंड टेस्टिमोनी, मैंने बताया, और किसी भी कोर्ट में इसके खिलाफ अपील नहीं हो सकता है। एक बार जजमेंट बन गया तो दोबारा आप किसी दूसरे कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अपील कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कहीं अपील कर सकते हो? जी नहीं, कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ही अपने खिलाफ अपील सुन सकती है।
और क्या फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट के? यस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और सुपरवाइजरी फंक्शन है। सुप्रीम कोर्ट में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो क्लर्क्स काम कर रहे हैं, जो स्टाफ काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है। बहुत सारे लोग होंगे ना, मुनीम होंगे, जो टाइपिंग करते होंगे, केस पेश करते होंगे, कोई फाइल पेश करता होगा जिसको हम पेशकार बोलते हैं, तो इन सबको कौन अपॉइंट कर रहा है? यस, सुप्रीम कोर्ट खुद अपॉइंट कर रही है, चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहा है। और फंक्शन क्या है? द रूल्स रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द कोर्ट, किस तरह कोर्ट में वकील आएंगे। क्या पहन के आते हैं वकील कोर्ट में? कभी ध्यान दिया तुम लोग ने? क्या पहन के आते हैं वकील कोर्ट में? काले रंग का पहन के आते हैं कोट, देखा तुमने? काले रंग की पैंट होती है, व्हाइट रंग का शर्ट, यहाँ व्हाइट रंग का अंदर का हिस्सा होता है, देखा आपने? ध्यान दिया है? ब्लैक रंग का नॉब, ब्लैक सॉरी व्हाइट रंग का एक बो टाइप का होता है, देखा आपने ध्यान से? तो ये उनका क्या है? ये कैसा प्रोसीडिंग्स होगा, कैसे वो कंडक्ट करेंगे, कैसे और पर्संस कोर्ट में बिहेव करेंगे, किस लैंग्वेज में खड़े होंगे, ताकि कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो सके। क्योंकि कोर्ट के पास पावर होता है कि वो उसके जजमेंट के खिलाफ कोई भी अगर एक्शन लेता है, कोई बुरा कहता है, तो उसके वो क्या करता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकता है, अर्थात कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है, उसको सजा सुना सकता है। और क्या पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास? It has now simplified the proceedings in the area of PIL. इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ऐसे मुकदमे जो आम जनता से जुड़े हैं, जिसको कोई भी कर सकता है, कैसे कर सकता है? बस एक लेटर भेज दे कोर्ट में, एक पोस्ट कार्ड भेज दे कोर्ट में, तो भी उसका क्या हो जाएगा? मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। Got it? मतलब कोर्ट में जाने का पहला जरूरत नहीं है, आप बिना कोर्ट जाए भी मुकदमा किसी के खिलाफ लिखवा सकते हैं, पोस्ट कार्ड एप्लीकेशंस डाल करके भी कर सकते हैं। और पीआईएल क्या होता है? एक ऐसा केस, एक ऐसा मुकदमा किसी जनरल इंटरेस्ट पर है, आपका अपना फायदा नहीं है, आम जन का फायदा है। ठीक है, एक एग्जांपल समझते हैं। दिल्ली में बहुत पोल्यूशन हो रहा था, तो एक व्यक्ति ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया, ये जानने के लिए कि इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं दिल्ली में, इतना डीजल, इतना धुआं, और लोग मर रहे हैं, लोगों को लंग्स की बीमारियां हो रही हैं, तो आप बताइए जज साहब, हमारी मदद करिए कि लोग क्या करेंगे इसके लिए कि धुआं कम हो जाए, पोल्यूशन कम हो जाए। तो उसने क्या किया? एक पीआईएल दाखिल किया। जानते हैं इसका क्या नतीजा आया? आपको मालूम है कि नहीं? इसी नतीजे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली में कोई पुरानी डीजल कार्स नहीं चलेंगी, और तो और दिल्ली में सीएनजी बसेस आने का कारण भी यही पीआईएल है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। पूरे दिल्ली में सीएनजी गाड़ियां चलने लगी, सीएनजी बसेस चलने लगी इस कोर्ट के फैसले के बाद, इस पीआईएल के बाद। और भूरेलाल उस व्यक्ति का नाम था जिसने ये पीआईएल दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ ही दाखिल किया था उसने। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें फैसला भी दे दिया। तो क्या कहना चाहते हैं? नाउ द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल द पावर, ऑल द अथॉरिटी to listen against anybody and anyone in the entire country.